उन्होंने तो इतना तक बोल दिया कि भाई 1-2 महीने में इंडिया लाइन पे आ जाएगा। बेसिकली ये वो ऐसा कह रहे हैं कि वो आके हमसे अपोलोजाइज करेंगे, सॉरी बोलेंगे एंड फिर तब ट्रंप देखेगा कि मोदी जी से कैसे डील करना है। मेन चीज जो एससीओ से निकल के आ रही है और जो चाइना बोल रहा है वो ये है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है, एक पर्टिकुलर सुपर पावर नहीं है एंड यूनिपोलर एशिया है। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से डील करने की सख्त जरूरत है। कितने टाइम से हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर है, जहां पे रही है काफी टाइम तक बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट रिसर्च, बेस्ट मिलिट्री पावर, द ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर जो कहीं भी जाके अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकती है। पर अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही अलोन सुपर पावर रहेगा। अब हम ऐसी दुनिया में नहीं है। जो दुनिया है वो इंक्रीजिंगली बाइपोलर या मल्टीपोलर होते जा रही है कि अमेरिका के अलावा भी और सुपर पावर है जो उसके अगेंस्ट कंपीट कर सकती है। एंड स्पेशली गिवन कि हमारे दुनिया में जो वॉर्स चल रहे हैं आज के डेट में, जिन्होंने दुनिया को एकदम स्प्लिट ही कर दिया है। एक तरफ हो गया आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके वेस्टर्न एलाइज इंक्लूडिंग इजराइल, और एक तरफ हो गया आपके रशिया, चाइना, ईरान और उनके एलाइज। जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई और जो चाइना की विक्ट्री डे परेड हुई, उसने तो पूरे दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि भाई एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। दुनिया भर से 26 लीडर्स साथ में थे, जिनको एकदम फ्रंट में तो आपको दिख रहे थे शी जिनपिंग, पुतिन एंड किम जोंग उन। ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं है सुपर पावर, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है। और इसी पर्टिकुलर विक्ट्री परेड में देखने को मिली चाइना की मिलिट्री माइट, उनका जितना भी न्यू पर्टिकुलर इक्विपमेंट है। ऑफ कोर्स बहुत लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, पर उन्होंने ये दिखाया कि भाई वो सबसे एक कदम आगे है। चाइना है द नेक्स्ट सुपर पावर। वो आज के डेट में टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, इन सब में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आगे है। उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एटलीस्ट 146 कंट्रीज पूरी दुनिया में तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट ही है। एक ही चीज में अभी चाइना पीछे है, वो है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। यानी आज के डेट में भी यूएस डॉलर है अल्टीमेट करेंसी, वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी। तो सब चीजों में तो पिछड़ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्या वो अभी जो ग्लोबल हेजेमोन बना हुआ है, क्या वो बना रहेगा? क्या वो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि भाई उसकी गद्दी ना चली जाए एज द ग्लोबल हेजेमोन, क्या वो मिलिट्री माइट यूज करेगा? डेफिनेटली करेगा। एंड यहीं पे एकदम स्कैरी पार्ट आ जाता है न्यूक्लियर वॉर का। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखो तो जो अभी वॉर्स चल रहे हैं दुनिया में, रशिया यूक्रेन वॉर, जब वो चालू ही हुआ था तभी कुछ ही महीने में न्यूज आने लगी थी कि दे हैव स्टार्टेड टू रन आउट ऑफ बुलेट्स। इजराइल ईरान वॉर हुआ तब न्यूज आने लगी कि भाई मिसाइल्स खत्म होने लगी। तो जो उनका कन्वेंशनल वॉर जीतने की कैपेबिलिटी है वो कितनी है? दिखती तो बहुत ज्यादा है, पर एक्चुअल में कितनी है दिस वी डोंट नो। उसके बाद क्या ऑप्शन बचेगा? न्यूक्लियर ऑप्शन। तो ये एक बहुत ही स्कैरी पार्ट है। एंड केस एंड पॉइंट, सबसे बुरी बात तो ये है कि जब ये हार रहे होते हैं तो भी रियलाइज नहीं करते। रशिया यूक्रेन वॉर तो आपके सामने ही है, हार चुके हैं ये लोग, पर एक्सेप्ट नहीं करना। उसके चक्कर में यूक्रेन एज अ देश पूरा खत्म होते जा रहा है। गाजा में कंटिन्यूअस जेनोसाइड कर रहे हैं। जो आईडीएफ का चीफ है वो भी बोल चुका है टेक द डील, हम हमास को नहीं हरा सकते, जो हॉस्टेज की डील मिल रही है ले लो। पर उनको ये नहीं एक्सेप्टेबल, हम जेनोसाइड करते रहेंगे। अगर आप दुनिया की देखो तो हम एक्चुअली हिट कर चुके हैं रॉक बॉटम। एक पर्टिकुलर एग्जांपल इसका भी ले लो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ, मेरे ओपिनियन में, सिर्फ अपनी मिलिट्री माइट दिखाने के लिए, वेनेजुएला पे प्रेशर डालने के लिए, वहां पे रेजीम चेंज कराने के लिए, क्योंकि वेनेजुएला में है बहुत सारे रिजर्व्स ऑफ ऑयल, वो अपनी पर्टिकुलर शिप्स ले गए वहां पे। उन्होंने एक बोट टपका दी और ये अलेज किया कि यहाँ पे ड्रग स्मगलिंग हो रहा था इस पर्टिकुलर बोट से। कुछ प्रूफ नहीं दिया। पुलिस वाले भी आप बन गए, गिरफ्तार भी आपने कर लिया, जज भी आप बन गए और एग्जीक्यूशनर भी आप बन गए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा रही है कि भाई वी गेट अलोंग विद एवरीवन, हमारे सबसे अच्छे संबंध है। ये वैसे भी बहुत डिफिकल्ट था, पर आज के डेट में तो और भी हो गया है क्योंकि इतना स्प्लिट हो चुका है। एंड हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं बाकी देशों पे, सच एज चाइना। वहां पे रेयर अर्थ मिनरल के लिए हम डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजर के लिए डिपेंडेंट है। ये बस ऐसी कुछ ही चीजें हैं। वैसे तो हमने इस बात पे पूरा वीडियो बनाया है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम दुनिया को बोल सकते हैं कि अगर आप हमसे पंगा लोगे तो हम आपको ये चीज पर्टिकुलर नहीं भेजेंगे। कोई भी हमारे पास ऐसा कार्ड नहीं है टू प्ले जब भी कुछ इस टाइप की नेगोशिएशन होती है। एज अ रिजल्ट अमेरिका, जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसने हमारे ऊपर लगा दिए टैरिफ्स। चाइना के ऊपर नहीं लगाए, उन्होंने लगाए हमारे ऊपर 25% टैरिफ और उसके ऊपर और 25% पेनल्टी भी लगा दी। और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, यू मे आस्क? ताकि वो पूरी दुनिया को बता सके, एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि भाई अगर आप रशिया को सपोर्ट करोगे, अगर आप उनसे ऑयल खरीदोगे तो देखो इंडिया तो हमारा एलाय था ना, देखो हमने उसके साथ क्या किया।
एज अ रिजल्ट, क्योंकि हमको इतने भारी टैरिफ्स लग रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, हमारे पास क्या ऑप्शन था? हमारे पास ऑफ कोर्स ये ऑप्शन था कि हम जाएं लुक टुवर्ड्स ईस्ट, चाइना की तरफ। रशिया तो हमारा एलाय है ही है, इसीलिए इंडिया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए एससीओ समिट अटेंड करने। वो दो पर्टिकुलर रीजन के लिए बहुत ही जरूरी था। पहले तो दुनिया को दिखाने के लिए, खासतौर पर ट्रंप को दिखाने के लिए कि भाई हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारे एलाइज हैं। एंड खास तौर पे हमारी होम ऑडियंस को दिखाने के लिए कि भाई हम अकेले नहीं हैं। गोडी मीडिया की आपने तो शायद कवरेज देख ली हो, पर हमने एग्जैक्टली बताया कि एससीओ में क्या क्या बात हुई, क्या क्या बात नहीं हुई। पर अगर आप गोदी मीडिया का नैरेटिव देखोगे तो भाई अब तो हम चाइना के साथ, रशिया के साथ अलाइन हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएम मोदी और ट्रंप का ब्रोमांस लगता है अभी भी चालू है। देखो, सबसे पहले तो ट्रंप ने जाके अपने ट्रूथ सोशल पे ये पोस्ट किया कि लुक्स लाइक वीव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। May they have a long and prosperous future together। लगता है ट्रंप को फोमो तो बहुत हो गया होगा। फिर उसके बाद उसने ये पर्टिकुलर चीज बोली। So we'll see. And are you ready to reset relations with India at this point? I always will. I'll always be friends with Modi. He's great Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. बस इतना ही बोलने की देरी थी इसको कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसा लग ही रहा था दैट ही वाज वेटिंग कि कोई उनको एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिले जिसको वो यूज कर सकें फिर से रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए। उन्होंने अपने फिर एक्स हैंडल पे ये पर्टिकुलर पोस्ट किया कि हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, फुली रेसिप्रोकेट करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के सेंटिमेंट्स को एंड उनके जो पॉजिटिव असेसमेंट है हमारे टाइज के बारे में। इंडिया एंड यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज ट्रीट की। अब 40 से ज्यादा बार ट्रंप क्लेम कर चुका है कि उसने सीज फायर करवाया। इस चीज पर तो कोई रिस्पांस नहीं था, पर इस पे तुरंत रिस्पांस आ गया एंड उसका एक पर्टिकुलर रीजन है एंड बहुत अच्छा रीजन है। वो ये, हम हैं एशिया में, पर फिर भी हमारा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया को देखता है एज अ बैलेंस, काउंटर बैलेंस अगेंस्ट चाइना। एंड एटलीस्ट अभी तक तो देखते ही आए थे, पर इनका जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लगता है कि जो इनके बीच का आपस का प्यार था वो काफी डिक्लाइन हो चुका है। तो भाई हमें क्यों इतनी यूएसए की पड़ी है जब वो हमको इतना टैरिफ्स लगा रहा है हमारे ऊपर, हमको इतना गलत सलत बोलता है, डेड इकोनॉमी तक बोलता है, क्यों जरूरत है? देखो सिंपल है, बिजनेस के वजह से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस है 47 बिलियन का एंड चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है 100 बिलियन का। हम चाइना को बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, वो तो खुद ही सब कुछ इतना बना लेते हैं। जब टैरिफ्स लगे थे और तब ये बात हो रही थी कि भाई क्या हम कंसेशन देंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एग्रीकल्चर में, तो ये बोला गया था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। पर फिर भी हमने कंसेशन दिए हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर में दिए हैं। आप कॉटन को फॉर एग्जांपल ले लो, कॉटन पे जो भी ड्यूटी थी वो हमने हटा दी। अब एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ पे जो कॉटन फार्म करते हैं फार्मर्स, वो तो अफेक्ट होंगे ना। पर फिर भी इसके बाद ऐसा लगता है कि शायद और खतरनाक हो सकती हैं चीजें। ट्रंप यूरोप को पुश कर रहा है कि वो इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा दे। इससे भी बुरी बात तो ये है कि वहां पे कुछ जो ट्रंप के करीबी हैं वो उसको एडवाइस कर रहे हैं कि जो आउटसोर्सिंग का काम होता है, बेसिकली हमारा आईटी सेक्टर, उसके ऊपर भी टैरिफ्स लगा देने चाहिए। ये कितना खतरनाक होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, उसका आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा आईटी सेक्टर है वो हमारे जीडीपी को 9% कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर ये आउटसोर्सिंग जॉब्स पे टैरिफ्स लगा देंगे तो फिर क्या होगा? हमारा जो आईटी सेक्टर है, जो बेसिकली, आई डोंट लाइक टू से इट एज सच, बट वो है ऐसा एक्चुअली, हम बेसिकली चीप लेबर का काम करते हैं, जो ऑलरेडी एआई के आने से यहाँ पे ऑलरेडी जॉब्स इतने ज्यादा अफेक्टेड है। अगर ये कुछ टैरिफ्स लग जाते हैं, जैसे कि इनका ये जो पर्टिकुलर एड है पीटर नवारो ये बोल रहा है, तो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा आप और रेटरिक देखो अमेरिका का, जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी है हार्वर्ड लुटनिक, उसने क्या क्या बोला। उन्होंने तो इतना तक बोल दिया कि भाई 1-2 महीने में इंडिया लाइन पे आ जाएगा। बेसिकली ये वो ऐसा कह रहे हैं कि वो आके हमसे अपोलोजाइज करेंगे, सॉरी बोलेंगे एंड फिर तब ट्रंप देखेगा कि मोदी जी से कैसे डील करना है, ऐसा बोला। उसने खास तौर तक ये भी बोला कि भाई इंडिया अपना तो मार्केट खोलना नहीं चाहता, तो भाई आप रशिया से अपना जो ऑयल लेते हो वो खरीदना बंद करो, ब्रिक्स ही छोड़ दो। वो कह रहे हैं ब्रिक्स छोड़ दो, वो कह रहे हैं इंडिया तो वावल है बिटवीन रशिया एंड चाइना। तो आपको क्या लगता है, अगर ये पब्लिकली आके ये पर्टिकुलर चीज बोल रहे हैं, 100% प्राइवेटली तो ये बात होती होगी कि आप ब्रिक्स क्यों नहीं छोड़ रहे, आप ब्रिक्स छोड़िए। एंड वो क्या बोलते हैं कि जो हमारा अमेरिकन कंज्यूमर है वो इतना बड़ा है, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो अगर आपको यहाँ बेचना है तो हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो कुछ अपडेट्स हैं इसलिए फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ब्रिक्स का वर्चुअल समिट होता है
जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड वन ऑफ द बिग टॉपिक्स फॉर डिस्कशन वो ये था कि भाई जो ट्रम्प टैरिफ्स हैं वो कैसे पूरे इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को अनस्टेबल कर रहे हैं। बट हमारे प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू स्किप, उनके बजाय जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है EAM जयशंकर, वो जाके अटेंड करके आए ऑन हिज बिहाफ। दिस गोज टू शो कि हम काफी नॉन कमिटल हैं टुवर्ड्स ब्रिक्स एंड हम अमेरिका की तरफ ही अलाइन करना चाहते हैं। पॉसिबली हम उनसे ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं। तो भाई आप इस पर्टिकुलर अनसर्टन सिचुएशन में फंस गए हो जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको लिटरली बुली कर रहा है, वो भी किस लिए? बिजनेस के लिए। क्योंकि आप हमारे साथ इतना बिजनेस करते हो तो अगर बिजनेस चाहिए तो हमारी सब बातें माननी पड़ेंगी। अरे ब्रिक्स छोड़ने को कह रहे हैं यार वो। एंड गिवन कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैसे रिस्पॉन्स किया, एक तो ट्रंप ने कुछ पोस्ट नहीं किया था। ये जो पर्टिकुलर उसका क्लिप था, ये ANI जो हमारा नेशनल न्यूज एजेंसी है वो पोस्ट करती है एंड उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आता है, जो अभी हमने आपको बताया था। मेरे ओपिनियन में तो ये थोड़ा डेस्परेट साउंड कर रहा है, पर ऐसा क्यों ना हो जब वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। कितना मुश्किल होगा वो सारा ट्रेड दूसरे कंट्रीज के साथ करना। हमने हमेशा बोला है कि इंडिया को ब्रिक्स की तरफ देखना चाहिए, वो सही बात है, पर क्या आप जितना भी ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ करते थे, आप वो चाइना को क्या बेचोगे? आपको और ट्रेड पार्टनर्स पर्टिकुलर ढूंढने पड़ेंगे। वैसे तो कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील हो जाएगी बाय नवंबर, बट पहले भी बताया जा रहा था कि अच्छी ट्रेड डील हो जाएगी। एफर्ट्स चल रहे हैं कि EU के साथ भी ट्रेड डील हो जाए। बताया जा रहा है कि मे बी दिसंबर तक हो जाएगी ये पर्टिकुलर डील फाइनल। अब ये तो हो गई अमेरिका के साइड की स्टोरी कि क्यों हम डेस्परेट हैं उनसे डील करने के लिए, क्योंकि लाखों लोग की जॉब्स जाएंगी अगर डील नहीं हो पाई तो। जो बहुत सारी इमेजेस जो रशिया से आई वो थी PM मोदी एंड प्रेसिडेंट पुतिन की। ये तो नो डाउट है ही है कि इंडिया और रशिया का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग ही रहेगा, इतने सालों से रहा है। पर जहां तक इंडिया की ब्रिक्स में स्टैंडिंग है और चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट नॉन अलाइंड मेंबर रहा है ब्रिक्स का। जो डी-डॉलराइजेशन ब्रिक्स करना चाहता है, हम उसको नहीं सपोर्ट करते। एक बात तो बहुत सही है जो SCO में बहुत अच्छी हुई एंड इंडिया ने अच्छा रोल प्ले किया, जिससे मैं पर्सनली तो बहुत ही ज्यादा खुश हूं, वो ये है कि हमने जाके इजराइल को कंडेम किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कंडेम किया जो उन्होंने ईरान के साथ वॉर छेड़ा उसके लिए। साथ ही साथ जो गाजा में जेनोसाइड चल रहा है, जिस तरीके से फैमिन वाली पूरी सिचुएशन हो गई है, लोगों को भूख से मारा जा रहा है, उसके बारे में भी चिंता हमने बताई कि भाई हम भी चिंतित है उसके बारे में जॉइंट स्टेटमेंट में। पर SCO की एक और बात यह है कि जो भी इकोनॉमिक इनिशिएटिव थे SCO के, हमने उनको बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट किया। एक और चीज ये हुई कि इंडिया ने इजराइल को कंडेम तो कर दिया, पर फिर उसी अगले हफ्ते जाके उनके साथ एक इन्वेस्टमेंट पैक्ट साइन किया है टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस। इसमें कहा जा रहा है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स होगी ऑफ बियॉन्ड $800 मिलियन। अब इसमें क्या है, अंग्रेजी बहुत ज्यादा लिखी हुई है कि हम एडवांस करेंगे कॉपरेशन फिनटेक में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल रेगुलेशन में, ये सब कुछ लिखा हुआ है। पर जो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर है, आदमी भी नहीं बोलूंगा मैं उसको, स्मोत्रिच, उसने ये बोला है कि भाई न्यू अपॉर्चुनिटीज होंगी इन्वेस्टर्स के लिए इन बोथ कंट्रीज, स्ट्रेंथन इजरायली एक्सपोर्ट्स टू बी नोटेड। तो क्या इजरायली एक्सपोर्ट्स इनटू इंडिया और ज्यादा आएंगे, क्योंकि बाकी देश पॉसिबली, क्योंकि इसराइल तो एक पराया स्टेट बन चुका है, उनसे नहीं ले रहा। नंबर 1। नंबर 2, ये पर्टिकुलर डील साइन करी गई है ताकि जो दोनों देश की प्राइवेट कंपनीज हैं वो इधर उधर जाके इन्वेस्ट करें। पॉसिबली इजरायली इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे देश नहीं चाह रहे, तो हम कह रहे हैं ठीक है आप इधर आके कर लीजिए। पर अगर हमारी कंपनीज वहां जाके इन्वेस्ट करती हैं तो ऐसा देश जो परपेचुअली एट वॉर रहता है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी ज्यादा सेफ रहेंगी, ये भी देखने वाली बात है। कुछ सवाल जो मेरे हैं, सबसे पहले कि इससे क्या इंडिया में जॉब्स बनेंगे? क्या इससे सिर्फ इजरायली एक्सपोर्ट्स को ही हेल्प मिलेगी? अब जब हम जॉइंट SCO स्टेटमेंट में इजराइल को कंडेम करते हैं, बताते हैं कि हम बहुत डीपली कंसर्न्ड है अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा, तब उसके बाद उसी देश के साथ जाके इस टाइप की इन्वेस्टमेंट डील कर लेना, ये क्या बताता है हमारे बारे में? क्या बताता है हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में? दूसरे देश इसको कैसे परसीव करते हैं? ये तो फैक्ट है कि इजराइल एक ऐसा देश है जो जेनोसाइड कर रहा है, लोगों को भूख से मार रहा है, इलीगली लोगों का लैंड हथिया रहा है, पूरा प्लान बना चुके हैं वो, उनका पार्लियामेंट लॉ पास कर चुका है एनेक्स करने के लिए पूरे वेस्ट बैंक को। तो क्या हमें ऐसे देश के साथ जुड़ना चाहिए? ये एक सवाल है जो लोग पूछेंगे, हम भी पूछ रहे हैं। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, इस इंसान नहीं बोल सकता मैं ऐसे, इसकी कुछ स्टेटमेंट सुनो। वो ये कहता है कि गाजा को टोटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, वहां के जो लोग हैं उनको बस एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पटक देना चाहिए। वो ये भी कहता है कि इट मे बी जस्टिफाइड, इट मे बी मॉरल टू स्टार्व 2 मिलियन गाजन्स। वो लोगों को भूख से मारने की बात करता है, कहता है इट इज अ मॉरल थिंग टू डू।
ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की फोटो जाती है, जिस हैवान के साथ शायद बहुत सारे ऐसे मंत्री लोग होंगे दुनिया के जो फोटो भी नहीं खिंचवाना चाहते, देखना भी नहीं चाहते उसकी तरफ, हम ऐसे देश के साथ जाके ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हैं जो कि पराया स्टेट है। पूरे दुनिया में लोग अपना हाथ खींच रहे हैं वहां से, हम जाके हाथ बढ़ा रहे हैं। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या बताता है? पर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि क्योंकि हम ऑलरेडी इतने ज्यादा इन्वेस्टेड हैं इनटू आवर रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एकदम से हम अभी भी कोशिश करेंगे कि हमारे यूएसए के साथ जो पर्टिकुलर टाइज हैं वो इंप्रूव हो जाए, एंड देयर आर हाई चांसेस, इवन आई फील कि जो टैरिफ्स हैं वो कम हो जाएंगे डेफिनेटली। पर अगर बात करें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, तो मुझे लगता है वो टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही ज्यादा टिल्टेड रहेगी, क्योंकि अगर रशिया के साथ तो बढ़िया ही रहेगा जैसे आपको बताया, पर जहां तक चाइना का सवाल है, जहां तक एससीओ का सवाल है, उसमें तो ऑनेस्टली देयर आर मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। इतने सारे सवाल हैं, तब जाके तो हम कहीं पहुंचेंगे, इतने सारे हर्डल्स हैं। सबसे पहले तो हम चाइना से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर पूरे डील में? क्या अगर हम मान लो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन जाए तो क्या वो कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ करेगा? वैसे इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। पर मेन चीज जो एससीओ से निकल के आ रही है और जो चाइना बोल रहा है वो ये है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है, एक पर्टिकुलर सुपर पावर नहीं है, एंड यूनिपोलर एशिया है। एशिया में हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक दूसरे को लुक आफ्टर करेंगे, हमारा आपस में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहेंगे। पर ये सब इंडिया को पार्ट बनने के लिए इस यूनिपोलर एशिया का कुछ पर्टिकुलर सवाल है, वो ये है। सबसे पहले ये कि क्या इंडिया अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं जो चाइना के साथ वो रिजॉल्व करेगा? इसके आगे आती है बात कि अगर एससीओ में हम सब इकट्ठे हैं, यूनिपोलर एशिया है, तो क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ पीस कर लेगा? एंड ये तो तब तक नहीं होगा जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन करेगा? वैसे अगर आप इंडिया के क्लोजेस्ट एलाय रशिया की बात करो तो वो तो चाहता ही है कि पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन कर ले। रशिया का ऑलरेडी अप्रूवल है, वो तो इंडिया नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान फुल फ्लेजेड मेंबर बन जाए ब्रिक्स का। साथ ही साथ जब एससीओ समिट हुई थी तब साइडलाइंस में पीएम शहबाज शरीफ और पुतिन की भी मुलाकात हुई थी, एंड पुतिन ने खुद भी कहा दैट दे वांट गुड टाइज विद पाकिस्तान। ये सब बातें आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, वो अपने नैरेटिव पुश करेंगे। तो भाई जो आने वाला टाइम है फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के लिए देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या हम कोई बिग डिसीजन लेते हैं या क्या हम फिर से वो बैलेंसिंग एक्ट खेलने की कोशिश करते हैं जैसे इंडिया ने पास्ट में बहुत अच्छे से किया है? क्या हम वो चीज फिर से मैनेज कर सकते हैं? क्या इस चीज के लिए अगर लोगों की जो लीडर्स हैं उनकी ईगो सेटिस्फाई करनी पड़े तो क्या वो हम कर सकते हैं? क्या हम इस चीज को अच्छे से बैलेंस कर लेंगे, या क्या पूरे बाकी देश हमको इस तरीके से देखेंगे कि ये तो एक नॉन कमिटल स्टेट है जिसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता? चाहे जो भी हो, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से डील करने की सख्त जरूरत है।